नमस्कार। बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स के इस हाई यील्ड मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के उन सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और कोर एरियाज को डीकोड करने वाले हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा, तो आइए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपना रिवीजन शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा क्लियर मेंटल सिलेबस। हम फोकस करेंगे डिजीजेस और विटामिन्स पर, उसके बाद इम्यूनिटी और वैक्सीन्स, फिर जेनेटिक्स की बेसिक्स, उसके बाद एवोल्यूशन की यात्रा और एंड में बीपीएससी के लिए कुछ बहुत ही जरूरी क्विक रिवीजन टिप्स। एक सॉलिड स्ट्रक्चर के बिना रिवीजन अधूरा है। तो चलिए अपने पहले और सबसे क्रूशल सेक्शन से शुरुआत करते हैं, माइक्रोस्कोपिक थ्रेट्स यानी बीमारियां और उनसे जुड़े वाइटल विटामिन्स। ये एग्जाम का एब्सोल्यूट हाईएस्ट वेटेज एरिया है। एक क्लासिक टेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, मलेरिया आखिर किस वजह से होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अलग अलग तरह से घुमाकर लगातार पूछा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? मलेरिया किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं, बल्कि प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। और इस बीमारी को फैलाने वाली यानी इसकी वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। इस छोटे से डिस्टिंक्शन को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि यहीं पर मार्क्स कटते हैं। कुछ और हैवी हिटर्स की बात करें तो एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। ये सीधा इम्यून सिस्टम के कमांड सेंटर यानी CD4 टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है। इसके साथ ही चिकन पॉक्स, डेंगी, मीजल्स और कोविड-19 जैसी कॉमन वायरल डिजीजेस की लिस्ट पर सॉलिड पकड़ होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अक्सर इनमें से ऑड वन आउट चुनने को दिया जाता है। अब आते हैं विटामिन्स पर। यह टेबल लिटरली मार्क्स का खजाना है। विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को ऐसे ही मैप करके याद रखना बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 जिसे थायमीन भी कहते हैं उससे बेरी, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और आयोडीन की कमी से गॉइटर। इन टर्म्स को एग्जैक्ट पेयर्स में याद कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए ये परफेक्ट हैं। बीमारियों को समझने के बाद अब अगला लॉजिकल स्टेप है बॉडी के इनक्रेडिबल डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी और वैक्सीन्स को समझना। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद मेहनत करके एंटीबॉडीज बनाती है जो लंबा प्रोटेक्शन देती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी एक शॉर्ट टर्म गिफ्ट की तरह है, जैसे किसी और की बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाना। एक तरह से ये मछली पकड़ना सीखने और पकी हुई मछली मिल जाने जैसा अंतर है। एग्जाम रेडीनेस के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टिप्स पर होने चाहिए। बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन, पोलियो के लिए दोनों याद रखने, ओरल वाली सैबिन और इंजेक्टेबल वाली सॉल्क वैक्सीन। और एक बहुत ही कॉमन ट्रैप जिसमें कैंडिडेट्स फंसते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करते हैं, वायरसेस पर इनका जीरो इफेक्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले इन बीपीएससी फेवरेट्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। ABO और RH ब्लड ग्रुप्स और बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट कैंसर का अंतर एग्जाम में काफी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार से जुड़ी रीजनल डिजीजेस जैसे कालाजार और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये हाईएस्ट यील्ड इससे हैं। इनको पूरी तरह रिवाइज करना है। चलिए अब सीधे जीवन के कोड की तरफ चलते हैं। जेनेटिक्स और हेरिडिटी, ये वो सेक्शन है जो पेपर में लगातार 2 से 4 सॉलिड मार्क्स दिला सकता है। इस कोड को डिकोड करने के लिए सबसे पहले जीन को समझते हैं। जीन आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की सबसे फंडामेंटल इकाई है। ये क्रोमोसोम पर मौजूद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है जो डिसाइड करती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रेट्स एग्जैक्टली कैसे पास होंगे। जेनेटिक्स के इन पायोनियर्स में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वहीं वॉटसन और क्रिक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने DNA का फेमस डबल हीलिक्स मॉडल दुनिया को दिया। दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग और बहुत क्लियर है। मेंडल के लॉज ही तय करते हैं कि ट्रेट्स आगे कैसे बढ़ते हैं। एग्जाम के लिए 2 लॉज मेन हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो बताता है कि गैमीट्स बनते वक्त अलील्स अलग हो जाते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका मतलब है कि अलग अलग ट्रेट्स एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। ये जेनेटिक्स की फाउंडेशनल नींव है। ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक एनॉमलीज से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। डाउन सिंड्रोम को सीधे क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी से लिंक कीजिए। हीमोफिलिया को एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के रूप में याद रखना है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया और फीनल कीटोन्यूरिया भी ऐसी जेनेटिक डिजीजेस हैं जिनकी कैटेगराइजेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। माइक्रोस्कोपिक जीन्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं।
अब इस सेशन का अगला हिस्सा मैक्रो लेवल हिस्ट्री यानी एवोल्यूशन की लंबी जर्नी को कवर करेगा। ह्यूमन एवोल्यूशन का ये क्रोनोलॉजिकल पाथ एज इट इज पेपर में दिख जाता है। सीक्वेंस शुरू होता है ड्रायोपिथेकस से, फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद टूल मेकर होमो हैबिलिस, आग की खोज करने वाले होमो इरेक्टस, और आखिर में हम होमो सेपियंस। इस ऑर्डर को एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना होगा। थेरीज और उनके वैज्ञानिकों को मैच करना यहाँ बहुत आसान है। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन लमार्क के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग है। और एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, ये क्लियर करता है कि जब तक कोई म्यूटेशन या जीन फ्लो ना हो, एलील फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं। तो इस इंटेंसिव पावर सेशन को रैप अप करने के लिए आइए देखते हैं कि इस सारी नॉलेज को एग्जाम डे पर रिकॉल करने की सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी आखिर क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। विटामिन्स, उनके सोर्सेज और डिजीजेस की एक टेबल खुद बनाइए। एनसीईआरटी क्लास 9 और 12 के बायोलॉजी चैप्टर्स का थरो रिवीजन कीजिए और पिछले 10 से 12 सालों के बीपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चंस घोट लीजिए। और जैसा कि पहले बताया, सबसे ज्यादा फोकस डिजीजेस और विटामिन्स पर रखिए, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन सारे हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स और पैटर्न्स को समझने के बाद एक ही सवाल बचता है, क्या ये सारे एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स अब एग्जाम डे के लिए पूरी तरह से माइंड में लॉक हो चुके हैं? इन कैटेगरीज पर पकड़ मजबूत बनाना ही बीपीएससी के बायोलॉजी सेक्शन को क्लियर करने का मास्टर स्ट्रोक है। इस मास्टर क्लास से अपनी तैयारी को एक दिशा मिलने के बाद सोचिए कि और ऐसा क्या रिवाइज करना बाकी है जो कट ऑफ क्लियर करने में लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकता है।